सो स्टूडेंट्स हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर है वो डिस्कस किए थे। आज का जो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चंस आता है एग्रीकल्चर में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, राइट। तो पहला है जो पीपीवी एंड एफआरए एक्ट, प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट जो है वो पास हुआ था लाइक 30 अक्टूबर 2001 में ये पास हुआ था लाइक हमारा पार्लियामेंट में, राइट। पीपीवी एंड एफआरए एक्ट वाज पास्ड इन 30 अक्टूबर 2001। ओके, अकॉर्डिंग टू सीड एक्ट सेक्शन 5, ये याद रखना, सीड एक्ट सेक्शन 5, पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन फील्ड क्रॉप के लिए कितना डेज है? पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन जो है फील्ड क्रॉप के लिए 15 ईयर्स है। ट्रीज एंड वाइन्स के लिए कितना है? ट्रीज एंड वाइन के लिए 18 ईयर्स है एंड नोटिफाइड वेराइटी के लिए ऑल्सो 15 ईयर्स है। जो पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू पीपीवी एंड एफआरए एक्ट 2001 and seed act section 5, the field crops are protected for 15 years, notified varieties are also protected for 15 years, and fruit and trees and vines, these are protected for 18 years, right। सो ब्लू रिवॉल्यूशन है, जो डिफरेंट टाइप का रिवॉल्यूशन आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है फिश का प्रोडक्टिविटी, जो एक्वेटिक प्लांट्स एक्वेटिक एनिमल्स है उसको, उसका प्रोडक्टिविटी, जैसे फिश हो गया, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक ब्लू रिवॉल्यूशन लॉन्च किया गया था, जो कि 7th 5-year प्लान में लॉन्च किया गया था। श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया, what is the which state is the known as the shrimp capital of India? That is Nellore in Andhra Pradesh। okay, plant ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो टाइप का रहता है। प्लांट ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंज। ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव चेंज है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो फेजिक चेंज है। सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि वेजिटेटिव स्टेज से लाइक रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्लांट जो है उसका क्या होता है? वो डेवलपमेंटल फेज है, राइट। लेकिन प्लांट ग्रोथ फेज मीन्स इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो प्लांट ग्रोथ दो टाइप का रीजन में होता है, प्राइमरी ग्रोथ होता है, देन सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जो प्राइमरी ग्रोथ होता है प्लांट का वो जनरली मेरिस्टेमेटिक रीजन में कन्फाइंड रहता है, एंड जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो कैम्बियल रीजन में कन्फाइंड रहता है, राइट। तो टुवर्ड्स द रिस्पॉन्स, डिफरेंट जो रिसोर्सेस है उसका रिस्पॉन्स को लेके कुछ प्लांट का लाइक कैटेगराइजेशन है। तो फोटोट्रोपिज्म क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ लाइट, ओके, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट। जियोट्रोपिज्म क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर। थिग्मोट्रोपिज्म क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स टच और स्टिमुली, दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। सो डिफरेंट यूनिवर्सिटी और उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? जो हमारा फर्स्ट यूनिवर्सिटी था इंडिया का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो है GBPUAT। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। देन ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1962 में। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ था 1962 में। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये एस्टैब्लिश हुआ था 1971 में। ओके, जो गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में। ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। सो देयर आर डिफरेंट, अगर हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसका जो कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट हमारा जो असेसमेंट जो कुछ फॉर्मूला यूज होता है, राइट। सो और ग्रोथ एट्रीब्यूट कैलकुलेट करने के लिए हमारा डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑल्सो फॉर्मूला यूज होता है, जो कि CGR क्या होता है? क्रॉप ग्रोथ रेट, दैट इज W2 चेंज इन बायोमास। अगर हम 30 डेज पीरियड में उसका क्रॉप ग्रोथ रेट जानना चाहते हैं तो फिर 30 डेज में पर मीटर स्क्वायर कितना बायोमास एक्मुलेशन हुआ था उससे माइनस करेंगे, 0 डेज में कितना था, या फिर 60 डेज में कितना एक्मुलेशन हुआ था, 30 डेज में कितना था, डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा अगर 60 to 30 ले रहे हैं तो ये हो गया ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे, इसका जो यूनिट है। उसके बाद एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, ये पर यूनिट एरिया जो है CGR है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है उसमें पर यूनिट एरिया नहीं रहता है, वो एब्सोल्यूट है। CGR जो टर्म है वो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट दिए थे वाटसन ने 1952 में। देन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है वो वेस्ट एटॉल ने दिए थे 1925 में। देन RGR क्या है? रिलेटिव ग्रोथ रेट, इट वाज प्रपोज्ड बाय ब्लैकमैन इन 1919। RGR में क्या है? लॉगरिदमिक ग्रोथ रेट लेते हैं। सपोज पर ग्राम कितना ग्राम इंक्रीज हो रहा है, पर ग्राम बायोमास, एग्जिस्टिंग बायोमास में कितना ग्राम बायोमास इंक्रीज हो रहा है पर डे बेसिस में, उसका लॉगरिदम ln W2 माइनस ln W1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। NAR क्या है? नेट एसिमिलेशन रेट, दैट वाज प्रपोज्ड बाय ग्रेगोरी इन 1918। सो NAR में क्या है?
पर यूनिट लीफ एरिया कितना बायोमास एक्युमुलेट हो रहा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है लीफ एरिया, पर यूनिट लीफ एरिया कितना बायोमास एक्युमुलेशन हो रहा है वो है हम लोग जान पाएंगे NAR से, नेट एसिमुलेशन रेट। W2 माइनस W1 ln L2 माइनस ln L1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इंटू L2 माइनस L1। ओके, देन HGR तो हम लोग देख लिए। LAI लीफ एरिया इंडेक्स, इट वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन इन 1947। लीफ एरिया इंडेक्स क्या है? लीफ एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया। लीफ एरिया कितना है एक प्लांट का, और ग्राउंड एरिया मतलब स्पेसिंग कितना है उस प्लांट का। तो लीफ एरिया इंडेक्स कब हाई रहता है? जनरली फ्लावरिंग स्टेज में इसका लीफ एरिया इंडेक्स हाई रहता है। इससे क्या होता है, लीफ एरिया इंडेक्स से क्या पता चलता है? लीफ एरिया इंडेक्स से पता चलता है कि एक प्लांट को सफिशिएंट रेडिएशन जो है वो प्लांट में यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। और लीफ एरिया इंडेक्स अगर जितना ऑप्टिमम होना चाहिए उससे अगर कम होगा तो फिर रेडिएशन ठीक से यूटिलाइज नहीं होगा, रेडिएशन डायरेक्टली ग्राउंड में हिट करेगा। अगर लीफ एरिया इंडेक्स जितना होना चाहिए ऑप्टिमम लीफ एरिया इंडेक्स उससे ज़्यादा रहा लीफ एरिया इंडेक्स, तो फिर वहाँ पे पैरासाइटिक लीफ कुछ रहेंगे जो कि प्लांट का प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे। उसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो फिर मेरा वीडियो और एक लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब में, उसको आप देख सकते हैं। और उसका कैलकुलेशन का भी जो न्यूमेरिकल्स आता है लीफ एरिया इंडेक्स को कैलकुलेशन करने के लिए, उसका भी वीडियो सेपरेट अपलोड कर लिया हूँ, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद लीफ एरिया रेशियो क्या है? ये टोटल लीफ एरिया डिवाइड बाय टोटल प्लांट ड्राई वेट, ये है लीफ एरिया रेशियो। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या है? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो विली एंड ओसिरू ने प्रपोज किया था। विली एंड ओसिरू ने लैंड इक्विवेलेंट रेशियो प्रपोज, ये जनरली जो एडवांटेज इन इंटरक्रॉपिंग उसको कैलकुलेट करने के लिए लैंड इक्विवेलेंट रेशियो यूज होता है। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इज इक्वल टू यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप ए। सपोज हम लोग दो इंटरक्रॉप में दो क्रॉप ले रहे हैं ए एंड बी, सो यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप ए इन इंटरक्रॉप ए बी डिवाइडेड बाय यील्ड ऑफ सोल क्रॉप ए प्लस यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप बी डिवाइडेड बाय यील्ड ऑफ सोल क्रॉप बी। अगर LER ग्रेटर देन 1 होता है तो फिर इंटरक्रॉपिंग करना एडवांटेजियस रहेगा, अगर LER लेस देन 1 होता है तो फिर सोल क्रॉपिंग ही ठीक रहेगा, इंटरक्रॉपिंग से हमारा लॉस हो रहा है। एग्रेसिविटी जो है वो टर्म कौन की दिए थे? मैक गिलक्रिस्ट ने 1965। RCC रिलेटिव क्राउडिंग कोएफिशिएंट इससे प्रपोज किया था डी विट ने 1960 में। लीफ एरिया पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ लाइक TA बाई DT डिवाइड बाई DW बाई DT पर यूनिट जो चेंजेस होता है एरिया और वेट के बेसिस में। लीफ वेट पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है लीफ वेट बेसिस में होता है ये। उसके बाद एरिया टाइम इक्विवेलेंट, ये और कुछ जो पैरामीटर्स है इसको देखते हैं। जनरली जो कंपटीशन असेस करने के लिए या फिर क्रॉपिंग सिस्टम ले रहे हैं या फिर इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं उसका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने के लिए ये यूज़ किया जाता है। एरिया टाइम इक्विवेलेंट रेशियो हो गया, एग्रेसिविटी हो गया। अगर एग्रेसिविटी पॉजिटिव होता है तो डोमिनेंस हो रहता है, अगर एग्रेसिविटी नेगेटिव होता है तो रिसेसिव रहता है। अगर इक्वली कॉम्पिटिटिव होता है दोनों स्पेसिस तो फिर एग्रेसिविटी उसका जीरो रहता है। वैसे ये रिलेटिव क्राउडिंग कोएफिशिएंट भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए यूज़ किया जाता है। अगर रिलेटिव क्राउडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 रहता है तो फिर यील्ड एडवांटेज रहता है। अगर रिलेटिव क्राउडिंग कोएफिशिएंट लेस रहता है, लेस देन 1, देन डिसएडवांटेज रहता है वो क्रॉप। ओके, कंपटीशन रेशियो वैसे रहता है IER इनकम इक्विवेलेंट रेशियो, रिलेटिव यील्ड टोटल, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड, ये भी रहता है। सिस्टम प्रोडक्टिविटी, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड क्यों कैलकुलेट किया जाता है? सपोज हम लोग लाइक 2-3 क्रॉप लेते हैं क्रॉपिंग सिस्टम में, तो फिर हम एक साथ कि राइस का यील्ड इतना हुआ, मेज का यील्ड इतना हुआ, उसको हम सिस्टम का यील्ड नहीं बता सकते कि राइस का यील्ड सपोज 4 टन आ रहा है और मेज का यील्ड 5 टन आ रहा है, उसको हम 9 टन टोटल सिस्टम का यील्ड नहीं बोल सकते। उसको हमको एक मॉनिटरी जो टर्म है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा MSP लेके। राइस का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और मेज का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको इक्विवेलेंट एक निकाल के क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड उस सिस्टम का निकालना पड़ेगा, राइट। तो वो हो गया क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड कॉन्सेप्ट। देन सिस्टम प्रोडक्टिविटी क्या होता है? सिस्टम प्रोडक्टिविटी इज kg पर हेक्टर पर डे, टोटल प्रोडक्शन कितना सिस्टम से आया डिवाइडेड बाय रिसोर्स यूज, मतलब डे कितना दिन तक वो सिस्टम चलता रहा। देन सिस्टम प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? रुपीज पर हेक्टर पर डे। सिस्टम प्रोडक्टिविटी kg पर हेक्टर पर डे, सिस्टम प्रॉफिटेबिलिटी रुपीज पर हेक्टर पर डे। नेट रिटर्न कितना आया उस सिस्टम से डिवाइड बाय 365। सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स जो है उसका रेंज कितना है? 0 to 1। ओके, सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स। एनर्जी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट। कोई भी एफिशिएंसी निकाल रहे हो तो आउटपुट अपन इनपुट होता है। देन स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इनपुट डिवाइडेड बाय ग्रेन यील्ड, दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी। एनर्जी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? आउटपुट दैट इज ग्रेन पर स्टोवर एंड डिवाइडेड बाय इनपुट, कितना यूज हुआ। ओके, सो ये था कुछ पैरामीटर्स एट्रीब्यूट्स जो कि हम लोग देखते हैं क्रॉपिंग सिस्टम एनालिसिस के टाइम।
सो प्लांट्स जनरली उसका रेस्पॉन्स जो सालिनिटी और अल्कलिनिटी का उसका जो रेस्पॉन्स है उसको बेस करके प्लांट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज हालोफाइट, दैट इज हालोफाइट एंड ग्लाइकोफाइट. ग्लाइकोफाइट प्लांट जो है वो सलाइन कंडीशन में ग्रो नहीं हो पाता है. हालोफाइट जो है वो प्रीफर करते हैं सलाइन कंडीशन में ग्रो करने के लिए, उनको कुछ असर नहीं पड़ता इतना. हालोफाइट इज जनरली लेस देन 2%. प्लांट जितने भी प्लांट्स है उससे लेस देन 2% हालोफाइट्स होते हैं, और ग्लाइकोफाइट अराउंड मोर देन 98% प्लांट्स जो है ग्लाइकोफाइट रहते हैं. हालोफाइट्स अगेन स्टोकर, अकॉर्डिंग टू स्टोकर, हालोफाइट आर अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स. वन इज एक्वाहालाइन, one is terrestrial-haline, another is aerohaline. According to Everson in 1936, halophytes are also three kinds, like oligohalophytes, then mesohalophytes, then euhalophytes, according to their tolerance to different salt concentration. So these are all about halophytes and glycophyte. So ROS क्या होता है? Reactive oxygen species. These are reactive oxygen species containing oxygen like peroxide, superoxide, hydroxide, देन सिंगलेट ऑक्सीजन. ये कब प्रोड्यूस होता है प्लांट में? ये जो प्रोड्यूस होता है जब स्ट्रेस लेता है प्लांट को, जब स्ट्रेस होता है, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, सैलिनिटी स्ट्रेस हो गया, कोई भी स्ट्रेस होता है तो फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस प्रोड्यूस होता है. इसको फिर स्कैवेंज करने के लिए, इसको डिग्रेड करने के लिए, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस उससे प्लांट मुक्ति पाने के लिए उसको फिर वहाँ पे जो SOD कुछ एंजाइम रिलीज होता है जो कि इसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस को कंज्यूम करता है और प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए SOD, कैटालेज, ये सारे एंजाइम कुछ प्रोड्यूस होते हैं. रिसरेक्शन प्लांट क्या होता है? रिसरेक्शन प्लांट क्या होता है? पोइकिलोहाइड्रिक प्लांट दैट कैन सर्वाइव एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन इवन ओवर मंथ्स और ईयर, दैट इज नोन एज रिसरेक्शन प्लांट. जीरो कोल क्या होता है? डेजर्ट एनिमल जो होते हैं उनको जीरो कोल बोला जाता है. जेरिस्केपिंग क्या है? लैंडस्केपिंग एलिमिनेट सप्लीमेंटल इरिगेशन. लैंडस्केपिंग जो एलिमिनेट सप्लीमेंटल इरिगेशन, दैट इज कॉल्ड जेरिस्केपिंग. GMC, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ओके, अकॉर्डिंग टू 2014 डेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किसका डोमिनेंस ज़्यादा है? सोयाबीन का. अराउंड 50% जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सोयाबीन ग्रो होते हैं. उसके बाद मेज, फॉलोड बाय कॉटन, फॉलोड बाय कैनोला. टोटल जो GMC एरिया है 181.5 मिलियन हेक्टर है. उसमें से हर्बिसाइड टॉलरेंस सबसे ज़्यादा है 154 मिलियन हेक्टर, एंड इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस 78.8 मिलियन हेक्टर है. GM कॉटन अप्रूव्ड इन इंडिया फॉर ग्रो लाइक इन 2002. कब अप्रूव किया गया था इंडिया में GM कॉटन ग्रो करने के लिए? 2002 में. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ BT कॉटन. ओके, डेल्टा BT कॉटन में क्या रहता है? BT मतलब बैसिलस thuringiensis. ओके, इसमें डेल्टा एंडोटॉक्सिन होता है एंड क्राई प्रोटीन यूज होता है. ओके, GMC इज नो लॉन्गर कल्टिवेटेड. कौन सी GMC क्रॉप ग्रीन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो और यूज नहीं किया, ग्रो नहीं किया जाता है, वो है पोटैटो, राइस, टोबैको एंड टोमेटो. सो देयर आर सम फाइटो हार्मोन्स. कौन कॉइन किया था? वेंट एंड थीमैन ने फाइटो हार्मोन कॉइन किए थे. There are several like 5 kinds of phytohormones. One are broadly they are divided into 2 types, like some are growth promoter and some are growth inhibitor. Growth promoters are auxin, gibberellin and cytokinin, and growth inhibitors are ABA, abscisic acid and ethylene. अगर एब्सिसिक एसिड और एथिलीन का जो रेशियो, जिबरेलिक एसिड का जो रेशियो है हाई है, उसका मतलब एम्ब्रियो डोरमेंसी कंडीशन में चला जाएगा. अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो हाई है तो रूटिंग इन कैलस फॉर्मेशन होगा. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में. साइटोकाइनिन जो है सेंट्रल एपिकल डोमिनेंस, काउंटर एपिकल डोमिनेंस ऑफ ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या है? एपिकल डोमिनेंस प्रोमोट करता है. साइटोकाइनिन जो है इसको बैलेंस करता है. एब्सिसिक एसिड क्या है? एंटी जिबरेलिन इसको बोलते हैं. ओके, ये डॉर्मेंसी के लिए यूज होता है. एब्सिसिक एसिड जो है डॉर्मेंसी करता है प्लांट में. साइटोकाइनिन जो है इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. ओके, ये याद कर लेना. देन सर्टेन सीड्स. ओके, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस सीड. फर्स्ट जो सीड प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियस सीड होता है. उससे न्यूक्लियस सीड से फिर ब्रीडर सीड आता है. ब्रीडर सीड का जो टैग कलर है वो गोल्डन येलो रहता है और टैग साइज है 12x6 सेंटीमीटर. देन ब्रीडर सीड का जो डिसेंडेंट है वो फाउंडेशन सीड है. उसका टैग कलर रहता है व्हाइट. इसका जो टैग साइज है 15x7.5 सेंटीमीटर. सर्टिफाइड सीड जो रहता है उसका टैग कलर है एज्योर ब्लू एंड इसका जो टैग साइज रहता है 15x7.5 सेंटीमीटर रहता है. ट्रूथफुल लेवल सीड, इसका जो टैग कलर है ओपल ग्रीन रहता है और रजिस्टर्ड सीड का टैग कलर रहता है पर्पल. और ट्रूथफुल लेवल सीड का टैग साइज रहता है 15x10 सेंटीमीटर. रजिस्टर्ड सीड का जो टैग साइज है 15x7.5 सेंटीमीटर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है इसमें से क्वेश्चन.
पीएच ऑफ एसिड रेन जो है वो कितना रहता है 5 to 7। प्लांट कैन ग्रो इन बोथ लैंड एंड वाटर, उसको क्या बोलते हैं एम्फीफाइट्स। एंटी क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूएंट, डिफरेंट क्रॉप में डिफरेंट एंटी क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, जैसे लेंटिल में राफिनोज रहता है, सुबाबुल में मेमोसाइन रहता है। प्लांट ग्रो अंडर लो कैल्शियम सॉइल दैट इज नोन एज कैल्सीफ्यूज। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक डोनाल्ड क्या प्रपोज किए थे, एक इडियोटाइप कॉन्सेप्ट प्रपोज किए थे। इडियोटाइप कॉन्सेप्ट मतलब एक प्लांट हम बनाएंगे जो कि उसी कंडीशन में, एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सुइटेबल होगा, राइट, उसका प्रोडक्टिविटी हाई होगा। तो डोनाल्ड एंड हैम्बलिन ने अगेन 1976 में क्या बोले कि आइसोलेशन, सम आर आइसोलेशन इडियोटाइप, सम आर कंपटीशन इडियोटाइप। कंपटीशन इडियोटाइप जो है वो मिक्स्ड फार्मिंग और लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग में वो सुइटेबल है, लेकिन आइसोलेशन इडियोटाइप जो है वो सोल क्रॉपिंग के लिए सुइटेबल है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर जो है वो क्या करता है, वो जनरली जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर से आता है, जो कि सोलर रेडिएशन के द्वारा आता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। वो रेडिएशन अगर डायरेक्टली फॉल करेगा तो हमें कैंसर हो सकता है, स्किन में प्रॉब्लम आ सकता है, डिफरेंट लॉसेस हो सकता है। तो उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए ओजोन लेयर का गुरुत्व मतलब जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो डिप्लीट करता है, कौन डिप्लीट करता है, लाइक हैलोजन मॉलिक्यूल लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। इसका जो पहला जो ओजोन लेयर कौन जो है मतलब इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, कॉर्जेन, मोलिना एंड रोलैंड। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1995 में। ओजोन लेयर डिप्लीशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल जो है उसका नाम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसका जो ओजोन लेयर डिप्लीशन को प्रिवेंट करने के लिए सजेस्ट किया गया था। देन इनएबिलिटी ऑफ वायबल सीड टू जर्मिनेट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है और इनएबिलिटी ऑफ वायबल सीड टू जर्मिनेट, देन दैट इज नोन एज क्विसेंस। ओके, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रूट फ्रॉम सॉइल इज नोन एज यूट्रिएशन। स्टार्च फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन कौन सी जो ऑर्गन है मतलब ऑर्गेनेल है उसमें, ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च फॉर्मेशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या क्या है, 4 प्रिंसिपल है, हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस एंड केयर। हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस एंड केयर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है, 3 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, परमानेंट सॉइल कवर एंड डाइवर्सिफाइड क्रॉप रोटेशन, इसको याद कर लेना। टोंगिया कल्टीवेशन क्या है, ये जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है, जहाँ पे हम लोग क्या है पहाड़ी एरिया में वहाँ पे पेड़ को काट देते हैं, उसके बाद उसको जला देते हैं, उसके बाद वहाँ पे सोइंग करते हैं और अपना खेती करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ओवर द ईयर उसका जो सॉइल लॉस हो जाता है, रेनफॉल होने से पहाड़ी एरिया में सॉइल लॉस होता है, उसके बाद वहाँ का फर्टिलिटी जो डिक्रीज होता है, फिर वो लोग क्या करते हैं और कहीं पे शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे जो जंगल है उसको काटते हैं, फिर ऐसे उसको बोलते हैं स्लैश एंड कल्टीवेशन। इसका जो बर्मीज वर्ड है वो टोंगिया है। बर्मीज वर्ड टोंग मीन्स हिल, या मीन्स कल्टीवेशन, दैट वाज इन 1850। टोंगिया जो है इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रांडिस। ओके, फर्स्ट प्लांटेशन टोंगिया प्लांटेशन हुआ था नॉर्थ बंगाल में इन 1896। टाइप्स ऑफ टोंगिया, देयर आर डिपार्टमेंटल टोंगिया, लीस्ट टोंगिया एंड विलेज टोंगिया। विलेज टोंगिया आर मोस्ट सक्सेसफुल क्योंकि ये विलेज पीपल के द्वारा वो होता है, मतलब जो टोंगिया कल्टीवेशन। एंड डिपार्टमेंटल टोंगिया जो होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी। उसका जो इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आता था, उसको हम लोग डिसाइड कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेट्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में। ओके, तो आप एक बार प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बुक को पढ़ लेना, उसके बाद हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं आपको वो चीज़ जो है मोर क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये सीरीज अच्छा लगता है, तो फिर आप अपने दोस्तों, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अच्छा जो लेक्चर है आपको मिलता रहेगा, अपडेटेड लेक्चर मिलता रहेगा। ओके, टिल देन बाय बाय।